उसके बाद आ जाते हैं टाइप ऑफ द मसल फाइबर। दो तरह के फाइबर्स होते हैं, 1 और 2। 1 स्मॉल होते हैं, रेड होते हैं, इनमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है और एंड्योरेंस ट्रेनिंग में यूज़ होते हैं। जबकि 2 वाले जो हैं वो फास्ट वाइट एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होती है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया और मायोग्लोबिन कम होती है। वेट और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में यूज़ करते हैं। हम इस तरह से याद कर सकते हैं, आई स्लो रेड ऑक्स यानी कि स्लो है, टाइप 1 रेड है और इनमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है, और क्योंकि एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया और मायोग्लोबिन भी इनमें ज़्यादा होगी। और दूसरा है 2 फास्ट वाइट एंटीलोप्स, यानी कि सेकंड वाले फास्ट होते हैं, वाइट होते हैं, उनमें एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होता है। उसके बाद स्केलेटल मसल की एडेप्टेशंस में एट्रोफी और हाइपरट्रॉफी। एट्रोफी में क्या होता है कि मायोफिब्रिल्स और मायोन्यूक्लियाई दोनों का जो है ना वो साइज़ कम हो जाता है, जिसकी वजह से सेल्स की एट्रोफी हो जाती है। और हाइपरट्रॉफी में मायोफिब्रिल्स और मायोन्यूक्लियाई दोनों का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से सेल्स की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। उसके बाद वास्कुलर स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन करवाते हैं कैल्शियम, और रिलैक्सेशन करवाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। यहाँ पर इन्होंने एक एंडोथेलियल सेल दिखाया हुआ है। यहाँ पे जब कोई एसिटाइलकोलिन या ब्रेडिकाइन कोई भी एगोनिस्ट आके रिसेप्टर पर लगेगा, कैल्शियम रिलीज होगा, एंडोसिंथेज पे एक्ट करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा, स्मूथ मसल में जाएगा, जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट करेगा, मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेस जो है वो बन जाएगा, उसकी वजह से रिलैक्सेशन हो जाएगी। दूसरी तरफ जब कैल्शियम है, एल टाइप वोल्टेज गेटेज कैल्शियम से अंदर आएगा बाय मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन के बाद कैल्शियम काल मॉडलिन कॉम्प्लेक्स बनेगा और मायोसिन लाइट चेन काइनेज बन जाएगी, इस वजह से हो जाएगी कॉन्ट्रैक्शन। इन्होंने दिखाए हुए हैं मसल प्रोप्रियोसेप्टर्स। मसल प्रोप्रियोसेप्टर्स स्पेशलाइज्ड सेंसरी सेप्टर्स होते हैं जो कि मसल की डायनामिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन रिले करते हैं हायर सेंटर्स को। जो मसल स्पिंडल स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, ये होते हैं मसल के बॉडी के अंदर और इनकी इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं टाइप 1A और बी फाइबर्स। और जो दूसरे गोल्जी टेंडन्स हैं, ये होते हैं टेंडन्स के अंदर और इनकी इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं 1 बीटा सेंसरी एक्सोन। इनकी एक्टिवेशन होती है बाय मसल स्ट्रेच और इनकी वजह से ही डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस होते हैं, जबकि इनकी जो एक्टिवेशन है वो होती है बाय इंक्रीज मसल टेंशन, यानी कि जब एक्सेसिव स्ट्रेच हो जाए। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जब भी कोई एक्टिवेशन होगी, कोई स्ट्रेच होगा, एक्टिवेट होगा, तो 1A और जो 2 फाइबर्स हैं वो लेकर जाएंगे सेंसरी इंफॉर्मेशन वाया डोर्सल रूट गैंग्लियन, और फिर ये एक्टिवेशन करवा देंगे इनहिबिटरी इंटर न्यूरॉन की और अल्फा मोटर न्यूरॉन की, जिसकी वजह से एगोनिस्ट की ये करवा देंगे एक्टिवेशन, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, और इनहिबिशन करवा देंगे एंटागोनिस्ट की, जिसकी वजह से ओवर स्ट्रेचिंग नहीं होगी। इस तरह से मसल ओवर स्ट्रेचिंग से बच जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या होता है कि टेंशन जब ज़्यादा होगी, टेंशन मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच हो गया आपका मसल, तो फिर ये लेकर जाएंगे सिग्नल वाया 1 बीटा फाइबर्स फ्रॉम गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स वाया डोर्सल रूट गैंग्लियन जाएंगे, इंटर इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन की एक्टिवेशन होगी और एगोनिस्ट मसल की ही ये इनहिबिशन करवा देंगे, जिसकी वजह से टेंशन कम हो जाएगी और मसल जो है वो टूटने से बच जाएगा। उसके बाद बोन फॉर्मेशन आ जाती है। इसमें दो तरह की बोन फॉर्मेशन होती है, एक एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन होती है और एक मेम्ब्रेनस। जो मेम्ब्रेनस है ना, ये सिर्फ 3 जगहों पर होती है, कैल्वेरियम, फेशियल और क्लेविकल बोन्स में। उसके अलावा बाकी सारी बॉडी में एक्सियल स्केलेटन, पेंडिकुलर स्केलेटन, बेस ऑफ स्कल सब जगह पे एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन होती है। इनमें फ़र्क क्या होता है कि इसमें कार्टिलेज की फॉर्मेशन होती है और इसमें नहीं होती। इसमें डायरेक्टली जो है वोवन बोन कन्वर्ट हो जाती है लैमेलर में, जबकि इसमें वो पहले कॉन्ड्रोसाइट्स बनते हैं, उसके बाद ओस्टियोक्लास्ट ओस्टियोब्लास्ट आते हैं, फिर वोवन बोन बनती है, फिर लैमेलर बोन बनती है। तो ये इनमें मेन डिफरेंस होता है। उसके बाद आ जाती है सेल बायोलॉजी ऑफ बोन। तो सेल में दो तरह के बोन में दो तरह के सेल होते हैं, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट जो बिल्ड करते हैं बोन को, और क्लास्ट जो कि क्रश करते हैं यानी रिजॉर्प्शन करते हैं बोन की। अब ये बोन कैसे बनाते हैं, एक तो ये कोलेजन से क्रिएट करते हैं, दूसरा ये क्या करते हैं मिनरलाइजेशन को कैटलाइज करवा देते हैं अल्कलाइन मीडियम में, मतलब कि बोन फॉर्मेशन के लिए हमें अल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है, और ये करवाते हैं वाया अल्कलाइन फॉस्फेटेज।
अब ये खुद कहाँ से बनते हैं, इनकी डिफरेंशिएशन होती है फ्रॉम मेसेनकाइम स्टेम सेल्स, और इसकी अगर एक्टिविटी को हमने मेजर करना हो तो वो हम करते हैं बाय अल्कलाइन फॉस्फेटेज या ऑस्टियोकैल्सिन। दूसरे सेल्स जो हैं ऑस्टियोक्लास्ट, जो कि रिजॉर्प्शन करवाते हैं बोन की, ये सिक्रीट करते हैं हाइड्रोजन आयन और कोलेजनेज, और इनकी जो डिफरेंशिएशन होती है वो मोनोसाइट मैक्रोफेज लीनिएज से होती है। अब इसके ऊपर जो है ना ऑस्टियोक्लास्ट का प्रिकर्सर है, इससे डिफरेंशिएट होकर एक्टिवेटेड ऑस्टियोक्लास्ट बना है। तो जो रैंक रिसेप्टर्स हैं ये ऑस्टियोक्लास्ट पर होते हैं और रैंक एल होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट पर। अब होता क्या है कि जो रैंक रिसेप्टर्स होते हैं ना ऑस्टियोक्लास्ट पर, उनको स्टिमुलेट करता है रैंक एल, जो कि होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट पर। और इसमें एक होता है ओपीजी, ऑस्टियोप्रोटैगरिन, ये एक रैंक एल डिकॉय रिसेप्टर है जो कि रैंक एल के ऊपर बाइंड कर जाता है, और जिसकी वजह से ये रैंक के साथ मिलता नहीं है, जिसकी वजह से ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिवेशन नहीं होती, यानी उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। उसके बाद आ जाता है पैराथायराइड हार्मोन। अगर हम लो लेवल में देखें ना, अगर इसका लो लेवल है तो ये एनाबॉलिक हार्मोन के तौर पर एक्ट करेगा, यानी कि बिल्डिंग बोन्स को बनाएगा, ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट पे एक्ट करके। अगर क्रॉनिकली इसका लेवल इंक्रीज हो जाए पैराथायराइड हार्मोन का, जिसको हम प्राइमरी हाइपर पैराथायरिज्म कहते हैं, तो इसमें ये कैटाबॉलिज्म शुरू कर देता है, यानी कि ये कैल्शियम बोन से लेकर ब्लड में डिपॉजिट करना शुरू कर जाता है, जिसकी वजह से बोन की रिजॉर्प्शन शुरू हो जाती है। उसके बाद एस्ट्रोजन आ जाता है। एस्ट्रोजन ने क्या करना होता है कि इसने जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं उनकी एपोप्टोसिस को इनहिबिट करना होता है, और ऑस्टियोक्लास्ट की एपोप्टोसिस को इंड्यूस करना होता है, मतलब कि ऑस्टियोब्लास्ट ज़्यादा करवाने होते हैं और ऑस्टियोक्लास्ट कम करवाने होते हैं। इसके अलावा इसने एपिफिजियल प्लेट की क्लोजर भी करवानी होती है ड्यूरिंग पुबर्टी। अगर एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए किसी भी सर्जरी या पोस्ट मेनोपॉजल वुमन में, तो उसकी वजह से क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उसमें ऑस्टियोक्लास्ट का नंबर ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद आ जाती है पैथोलॉजीज़। पैथोलॉजीज़ में सबसे पहले ओवर यूज़ इंजरीज ऑफ एल्बोज हैं। इसमें मीडियल और लेटरल एल्बो टेंडिनोपैथी है। मीडियल को गोल्फर्स कहते हैं और लेटरल को टेनिस कहते हैं। मीडियल में रिस्ट की फ्लेक्शन रिपीटेड होती है, उसकी वजह से होता है, और लेटरल में रिपीटेड रिस्ट एक्सटेंशन की वजह से होता है। इसमें सिर्फ हमने याद करना है कि इसमें मीडियल एपिकोंडाइल इन्वॉल्व होता है गोल्फर में, और लेटरल में टेनिस में जो है वो लेटरल एपिकोंडाइल इन्वॉल्व होता है। उसके बाद आ जाते हैं क्लेविकल के फ्रैक्चर्स। क्लेविकल के फ्रैक्चर बच्चों में कॉमन है और एज अ बर्थ ट्रॉमा। इसमें क्या होता है कि ड्यू टू फॉल ऑफ आउटस्ट्रेच्ड हैंड, ये वीकेस्ट पॉइंट पे इनका फ्रैक्चर हो जाता है। वीकेस्ट पॉइंट होता है मिडल और लेटरल थर्ड, यानी कि इस तरह से क्लेविकल है तो ये इसका वीकेस्ट पॉइंट बनेगा लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3 के जंक्शन पर, और ये इसकी वजह से शोल्डर ड्रॉप हो सकता है और शॉर्टन क्लेविकल हो सकती है। यहाँ पर भी इन्होंने दिखाया हुआ है कि फ्रैक्चर हुई है क्लेविकल। इसके बाद रिस्ट और हैंड इंजरीज एंड गायन कैनाल सिंड्रोम में अल्नर नर्व की कंप्रेशन हो जाती है, कॉमनली साइक्लिस्ट में होती है, और यहाँ पर हुक ऑफ हैमिड का फ्रैक्चर भी हो सकता है। कार्पर टनल सिंड्रोम में मीडियन नर्व की कंप्रेशन होती है, उसकी वजह से थिनार एमिनेस की एट्रोफी, लेकिन सेंसेशन स्पेयर होती है क्योंकि उसको सप्लाई करती है पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व, जो कि फ्लेक्सर रेटिकुलम के अंदर से पास नहीं करती बल्कि उसके ऊपर से पास करती है। इसमें दो साइंस पॉजिटिव होते हैं, एक तो टिनल साइन, यानी कि जब हम परकस करेंगे ना रिस्ट को तो उसमें क्या होगा, टिंगलिंग सेंसेशन होगी। दूसरा क्या है, फैलन साइन, जब हम फ्लेक्शन करेंगे रिस्ट की तो इसकी वजह से भी टिंगलिंग होगी। इसकी एसोसिएशन हो सकती है प्रेगनेंसी, क्योंकि उसमें भी एडिमा होता है, तो फ्लेक्सर रेटिकुलम की वजह से जो है ना वो कंप्रेस हो जाएगी मीडियन नर्व। हाइपोथायराइडिज्म है या फिर डायबिटीज़। मेटाकार्पल नेक, यानी कि यहाँ पर इस जगह का फ्रैक्चर, इसको बॉक्सर फ्रैक्चर भी कहते हैं, क्लोज्ड फिट की जगह से जब हम डायरेक्ट ब्लो करते हैं तो उसकी वजह से फ्रैक्चर हो सकता है। सॉस एब्सेस में क्या होता है कि इलियोसॉस कंपार्टमेंट में पस कलेक्ट हो जाती है, और ये ब्लड से भी आ सकती है या एडजेसेंट स्ट्रक्चर से भी आ सकती है, जैसे कि वर्टिब्रा से या फिर पाइलोनेफ्राइटिस। एसोसिएशन में क्रोहन डायबिटीज़ है, इम्यूनोसप्रेशन सबसे कॉमन है। सोरियासिस के अलावा टीबी की वजह से भी हो सकती है। सॉ साइन पॉजिटिव होगा, यानी कि जब हिप एक्सटेंशन करेंगे तो पेन होगी। लैब्स पे ल्यूकोसाइटोसिस मिल सकता है। इमेजिंग पे फोकल हाइपोटेंसिस यहाँ पर दिखाया हुआ है। ट्रीटमेंट में हमने इसकी ड्रेनेज करनी है और एंटीबायोटिक्स दे देनी है।
उसके बाद हैं कॉमन नेक कॉमन नी कंडीशंस। इसमें सबसे पहले अनहैप्पी ट्रायड है। अनहैप्पी ट्रायड स्पोर्ट्स इंजरी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में पॉजिटिव होती है इसकी इंजरी। सपोज यहाँ पर आकर बॉल लगी है लेटरल साइड पर, यहाँ पर बॉल लगी है तो इसकी वजह से हमने देखना है कि कौन कौन से लिगामेंट्स इसमें इंजर होंगे। सबसे पहले तो ये वाला एंटीरियर क्रूशिएट, इस साइड पर मीडियल मेनिस्कस और यहाँ पर मीडियल कोलेटरल, ये 3 लिगामेंट्स इंजर होंगे और इन तीनों के ट्रायड को हम बोलते हैं अनहैप्पी ट्रायड। इसके अलावा लेटरल मेनिस्कस भी इन्वॉल्व हो सकता है। अब इसमें एक एमसीक्यू आता है कि अगर किसी बच्चे को लेटरल साइड पे बॉल लगी है तो कौन सा लिगामेंट इंजर होगा। तो हमें सोचने में तो लगता है कि लेटरल पे लगी है तो लेटरल ही होगा, लेकिन नहीं, इसमें हमने देखना है कि वो इस तरह से बेंड हो जाएगा तो मीडियल साइड पे जो मीडियल कोलेटरल है ना वो इंजर होगा और इसका नाम टिबियल भी है। इसके बाद आ जाता है प्री पटेलर बर्साइटिस। ये यहाँ पर हमें पटेला के ऊपर एक बरसा नज़र आ रहा है जिसको हम प्री पटेलर बरसा कहते हैं। इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए ड्यू टू एनी ट्रॉमा या प्रेशर ड्यू टू एक्सेसिव नीलिंग, तो इसमें इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, हम कह देंगे प्री पटेलर बरसाइटिस। इसको हम हाउस मेड्स नी भी बोलते हैं। उसके बाद पॉप्लीटियल सिस्ट, जिसको बेकर सिस्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि गैस्ट्रोनीमस और सेमी मेम्ब्रेनस बरसा होता है यहाँ पर, उसमें पॉप्लीटियल फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है और उसकी कम्युनिकेशन होती है विद द साइनोवियल फ्लूइड। और इसकी जो कोरिलेशन होती है क्रोनिक जॉइंट डिजीजेस से, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस और रिमेटॉइड आर्थराइटिस। उसके बाद कुछ कॉमन मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन हैं। सबसे पहले कोस्टोकॉन्ड्राइटिस, यानी कि कोस्टोकॉन्ड्रल कोस्टोस्टर्नल या फिर जो कॉन्ड्रल जंक्शन है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको कोस्टोकॉन्ड्राइटिस कहते हैं। इसमें पेन होगी और टेंडरनेस होगी साइड पर, ज़्यादा कॉमन यंग फीमेल्स में होती है। उसके बाद डीक्वेरियन टीनोसाइनोवाइटिस में क्या होता है कि ये जो थंब की बेस पे जाके टेंडन्स लग रहे हैं ना, एक्सटर्नल पॉलिसिस ब्रेविस और एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, इनकी थिकनिंग हो जाती है नॉन इन्फ्लेमेटरी, जिसकी वजह से यहाँ पर पेन और टेंडरनेस होती है और ज़्यादा कॉमन होती है गोल्फर्स में या थंब टेक्सचर्स में या फिर न्यू मदर्स में, जो कि बेबी की लिफ्टिंग की वजह से हो सकती है। और इसमें एक फिंकलस्टीन टेस्ट पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है कि जब हम थंब के एक्टिव या पैसिव स्ट्रेच करते हैं ना तो फिर पेन होती है एट द रेडियल स्टाइलाइट। उसके बाद पैटर्न कॉन्ट्रैक्चर है, इसमें सुपरफिशियल पाल्मल फेशिया की थिकनिंग या यहाँ प्रोलिफरेशन हो जाती है और ज़्यादा कॉमन ये रिंग और लिटिल फिंगर पर होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है वो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। और उसके बाद आ जाता है गैंग्लियन सिस्ट। ये क्या होती है कि जो रिस्ट की डोर्सल साइड पे ज़्यादा कॉमन होती है, जहाँ पर जॉइंट या टेंडन होता है ना वहाँ पे एक फ्लूइड फिल्ड स्वेलिंग बन जाती है और ये खुद ही ठीक हो जाती है। उसके बाद इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम, ये ज़्यादा कॉमन रनर्स में होता है। इसमें क्या होता है कि जब लेटरल नी की ज़्यादा ओवर यूज़ हो जाए ना तो उसमें होता है, क्योंकि जो इलियोटिबियल बैंड है ना इलियम से आकर टिबिया पे लग रहा होता है। तो अब इसमें क्या होता है कि और ये लेटरल साइड पर है, जो ये लेटरल एपिकोंडाइलर फीमर के साथ जब ये रब करेगा ना तो फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर पेन होगी और इसको हम इलियो बैंड टिबियल बैंड सिंड्रोम कह देंगे। उसके बाद लिम्ब कंपार्टमेंट सिंड्रोम के में पता है कि लिम्स में डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं। अगर उसमें प्रेशर बिल्डअप हो जाए तो ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ के सेल्स का डैमेज शुरू हो जाता है, क्यूटिबुलर नेक्रोसिस और एब्डोमाइलिस हो जाता है। और इसमें सीवियर पेन होगी, टेंडरनेस होगी, 5 पीस में पेन, पेलर पैस्थीसिया, पल्सलेसनेस और पैरालिसिस। मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम, जिसका हम शिन स्प्लिंट भी कहते हैं, ये भी फ्रीक्वेंट ओवर यूज़ की वजह से जो रनर या मिलिट्री रिक्रूट्स होते हैं उनमें पेन होती है इस इन जगहों पर, जहाँ पोस्ट इंटीरियर टिबियल भी हो सकती है और पोस्टीरियर टिबियल भी हो सकती है। इस जगह पर टेंडरनेस होती है ड्यू टू बोन रिजॉर्प्शन। प्लांटर fasciitis में प्लांटर एपोन्यूरोसिस की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसकी वजह से हील में पेन होगी और टेंडरनेस होगी। उसके बाद टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसऑर्डर, जिसमें भी कोई टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट इन्वॉल्व या मसल ऑफ मैस्टिकेशन इन्वॉल्व होंगे, कोई भी ट्रॉमा हो सकता है या एबनॉर्मल ट्राइजेमिनल नर्व पेन प्रोसेशन, किसी भी वजह से यूनिलेटरल फेशियल पेन होगी जो कि वर्स करेगी विद जॉ मूवमेंट। उसके बाद हैं चाइल्डहुड मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस।
ये ज़्यादातर 5 साल से छोटे बच्चों में होती हैं क्योंकि उनमें अनर लिगामेंट अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ होता जिसमें हेड ऑफ रेडियस से लगना होता है। तो जिसकी वज़ह से क्या होता है, जब हम आर्म पुल करेंगे बच्चे का तो ये हेड ऑफ रेडियस लिगामेंट से बाहर आ जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे रेडियल हेड सबलक्सेशन, इसको हम नर्समेड एल्बो भी बोलते हैं। उसके बाद है ऑस्कर-श्लेटर डिज़ीज़, इसको हम ट्रैक्शन एपोफिसाइटिस भी बोलते हैं कि जहाँ पर ये टेंडन आकर लग रहना टिबियल ट्यूबरोसिटी के लेवल पर रिपीटेड यूज़ की वजह से रनर्स और जंपिंग एथलीट्स में यहाँ पर पेन होगी क्यों एवल्जन की वजह से। और ये एडोलसेंस में होती है आफ्टर द ग्रोथ स्प्रो क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर होता है टिबियल ट्यूबरकल का। उसके बाद है पैटेलो-फेमरल सिंड्रोम, ये ज़्यादातर यंग फीमेल एथलीट्स में कॉमन होता है ओवर यूज़ इंजरी की वजह से। एंटीरियर नी पेन होगी या फिर प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग की वजह से भी हो सकता है। इसके बाद है डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप की, इसमें जो फीमर का हेड है वो लगना होता है एसिटेबुलम में। अब इसमें क्या होता है कि जो बॉल और सॉकेट जॉइंट होता है ना हिप का, वो सही तरह से डेवलप नहीं हुआ होता। तो जिसकी वजह से एसिटेबुलम की डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं होती, तो उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप, और इसकी वजह से डिसलोकेशन हो जाएगी। और इसमें एक रिस्क फैक्टर होता है ब्रीच प्रेजेंटेशन, और इसको हम कंफर्म करते हैं वाया अल्ट्रासाउंड। उसके बाद है लेग कार्पथीज डिजीज़, इसमें हेड ऑफ फीमर के हेड की वास्कुलर नेक्रोसिस हो जाएगी जिसकी वजह से बच्चे को पेन होगी और वो लिम्पिंग स्टार्ट कर देगा। ज़्यादा कॉमन ये 5 टू 7 इयर्स ऑफ एज में होता है। उसके बाद है स्लिप्ड कैपिटल फेमरल एपिफाइस। अब इसमें क्या होता है, ज़्यादा कॉमन है ओबीस यंग एडल्ट्स में। इसमें क्या होता है कि जो फीमर का हेड है ना उस पे ज़्यादा एक्सियल फोर्स लग जाती है। जो एपिफाइसिस है वो डिस्प्लेस कर जाता है रिलेटिव टू फेमरल हेड, जैसे कि ऐसे लगता है जैसे कोई आइसक्रीम का स्कूप किसी ने अलग कर दिया, यानी कि हेड बिल्कुल ही अंदर चला जाता है और बाकी जो है वो इधर आ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं स्लिप्ड कैपिटल फेमरल एपिफाइसिस, यानी एपिफाइसिस स्लिप करके इसका ऊपर की तरफ चला जाता है। उसके बाद हैं कॉमन पीडियाट्रिक फ्रैक्चर्स, इसमें सबसे पहले ग्रीन स्टिक और टॉरस फ्रैक्चर्स हैं। ग्रीन स्टिक और टॉरस फ्रैक्चर में क्या फ़र्क है कि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में जब कोई बेंडिंग स्ट्रेस पड़ेगा ना बोन के ऊपर, तो उसकी वजह से जिस साइड पे प्रेशर लगाया ना, जो कंप्रेशन साइड है वो तो इंटैक्ट रहेगी, लेकिन जो दूसरी साइड है टेंशन साइड, वहाँ पर फ्रैक्चर हो जाएगा। जबकि जो टोरस फ्रैक्चर है उसमें क्या होता है कि इसमें जब इमेच्योर बोन पर प्रेशर पड़ता है ना, तो जिस साइड पर प्रेशर पड़ रहा है ना वहाँ पर बेंड होके वो थोड़ी सी फ्रैक्चर हो जाएगी, जबकि जो दूसरी साइड है टेंशन साइड है वो सॉलिड ही रहेगी, यानी कि इसमें कंप्रेशन वाली साइड पे फ्रैक्चर होगा और इसमें टेंशन साइड पे फ्रैक्चर होगा। उसके बाद है एकोंड्रोप्लेजिया, हमने पढ़ा था एंडोकॉन्ड्रियल और मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन सही नहीं होती जबकि मेम्ब्रेनस ठीक हो जाती है। मेम्ब्रेनस हमने पढ़ा था कि फेशियल बोन्स में थी, कैल्वेरियम में थी और क्लेविकल में थी, मतलब अब उसका हेड तो ठीक बन गया लेकिन बाकी सारे बॉडी में होनी थी एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन, वो नहीं होगी तो लॉन्गिट्यूडनल बोन ग्रोथ नहीं होगी, उसके लिम्स जो है वो छोटे रह जाएंगे, मतलब कि हेड विल बी लार्ज रिलेटिव टू द लिम्स। हेड की डेवलपमेंट ठीक हो गई और लिम्स की ठीक नहीं हुई। और इसमें जो डिफेक्ट आता है वो होता है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3 का, जो कि कॉन्ड्रोसाइट की प्रोलिफरेशन नहीं होने देता। 85 मोर देन 85% स्पोरेडिक होती है बट इट कैन आल्सो बी जेनेटिक, जिसमें कि ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है विद फुल पेनिट्रेंस, और इसकी एसोसिएशन होती है इंक्रीज पैटर्नल एज के साथ, और इस ये सबसे कॉमन कॉज है शॉर्ट लिम्ब ड्वार्फिज्म की। उसके बाद आ जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि बोन की रिजॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से ट्रेबिकुलर और कॉर्टिकल बोन मास लॉस होना शुरू हो जाता है, यानी कि बोन की मिनरलाइजेशन तो ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट का लेवल भी ठीक है, लैब्स भी सारी नॉर्मल हैं, बट ड्यू टू इंक्रीज बोन रिजॉर्प्शन उसका मास लॉस हो रहा है बोन का, और ये किसी भी वजह से हो सकता है। अगर एस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया है, सिगरेट स्मोकिंग, ओल्ड एज है, ड्रग्स हैं, स्टेरॉइड्स की वजह से, हाइपरपैराथायरिज्म या हाइपरथायरिज्म की वजह से। इसके डायग्नोसिस के लिए डेक्सा स्कैन करते हैं, स्क्रीनिंग करवानी चाहिए मोर देन 65 ईयर
कि अगर कोई फीमेल है तो उसके लिए रिकमेंडेड है। प्रोफाइल एक्सिस में वेट बेरिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए और कैल्शियम विटामिन डी इंटेक करना चाहिए। ट्रीटमेंट में हम बिस्फॉस्फोनेट देते हैं, उसकी वजह से वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर भी हो सकते हैं, जिसमें एक्यूट बैक पेन हो सकती है और लॉस ऑफ हाइट या काइफोसिस। उसके बाद आ जाता है ऑस्टियोप्रोसिस। ऑस्टियोप्रोसिस में क्या होता है कि नॉर्मल बोन की रिजॉर्प्शन नहीं होती ड्यू टू डिफेक्टिव ऑस्टियोक्लास्ट, जिसकी वजह से अब बोन की रिजॉर्प्शन नहीं हो रही तो बोन जो है वो थिक हो जाएगी और डेंस हो जाएगी। डैट विल बी इजी टू ब्रेक। इसमें म्यूटेशन होती है कार्बोनिक एनहाइड्रेस टू की म्यूटेशन होती है, जिसने एक एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करना होता है ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी के लिए, बट इसमें वो नहीं होगी तो ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी सही नहीं होगी। अब जब बोन की ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी तो ये सारा मैरो को भी फिल करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से पैनसाइटोपिनिया हो जाएगा और एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस शुरू हो जाएगी। एक्सरे पे हमें डिफ्यूज सिमेट्रिक स्क्लेरोसिस नजर आएगी। स्टोन बोन भी जिसको बोलते हैं, यानी कि बोन इन बोन। ऑस्टियोपेट्रोसिस में लैब वैल्यू सारी नॉर्मल होंगी, कैल्शियम फॉस्फेट अल्कलाइन फॉस्फेटेज सबका लेवल नॉर्मल होगा, लेकिन सीवियर डिजीज़ में कैल्शियम का लेवल कम भी हो सकता है। उसके बाद ऑस्टियोमलेशिया रिकेट्स, इसमें क्या होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन होती है। अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं और बच्चों में रिकेट्स कहते हैं। एक्सरे पे हमें अडल्ट्स में ऑस्टियोपिनिया मिलेगा और रिकेट्स में फ्रेइंग और कपिंग। इसके अलावा बच्चों में बोर्ड लेग्स होंगी, रिकेट रोज़ेशिया और क्रेनियोटेबिस। विटामिन डी लेवल कम होगा तो कैल्शियम भी कम होगा, पीटीएच को वो ज़्यादा करवाएगा और वो फॉस्फेट को कम करवा देगा। और हाइपर एक्टिविटी ऑस्टियोब्लास्ट की वजह से अल्कलाइन फॉस्फेटेज भी ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद है ऑस्टाइटिस ऑफ डिफॉर्मेंस, जिसको हम पेजेड डिजीज़ भी कहते हैं, क्रॉनिक बोन डिसऑर्डर है। अब पेजर डिसीज़ की 3 स्टेजेस होती हैं। एक तो अर्ली डिस्ट्रक्टिव लिटिक स्टेज होती है, जिसमें ऑस्टियोक्लास्ट ज़्यादा हो जाते हैं, बोन को डिस्ट्रॉय करते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट मिक्स्ड में ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट दोनों आ जाते हैं। और लेट स्टेज, जिसको हम ब्लास्टिक फेज भी बोलते हैं, उसमें ऑस्टियोब्लास्ट का लेवल ज़्यादा हो जाता है। ऑस्टियोब्लास्ट का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो बोन जो है उसकी फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन जो बोन बनती है वो पुअर क्वालिटी बोन होती है और दैट विल बी प्रोन टू फ्रैक्चर्स। और इसमें हेड साइज़ भी ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि स्कल की थिकनिंग हो जाएगी। इसके अलावा हियरिंग लॉस भी हो सकता है ड्यू टू स्कल डिफॉर्मिटी। और इसमें इंक्रीज रिस्क होता है ऑस्टियोसार्कोमा का, और इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम देते हैं बिसफॉस्फोनेट्स। उसके बाद है एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ बोन। सबसे कॉमन फेमरल हेड का फ्रैक्चर नेक्रोसिस कॉमन होता है और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। इसमें इंसफिशिएंसी हो जाती है मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी की। कॉजेज़ में हमने कास्ट बेंड लेग से याद कर लेने हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, अल्कोहल, सिकल सेल ट्रॉमा, एसएलई, बेंड्स लेग, कालपाट्स और गॉचर डिजीज़ और स्लिप्ड कार्पिटस फेमरल एपिफाइसिस। उसके बाद उन्होंने कुछ डिफरेंसेस बताए हुए हैं लैब वैल्यूज़ में। ऑस्टियोपोरोसिस में सारी लैब वैल्यूज़ नॉर्मल होती हैं, सिर्फ बोन का मास कम हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस में भी सारा कुछ नॉर्मल होता है, डेंस और ब्रिटल बोन्स बन जाती हैं। अगर सीवियर डिजीज़ हो तो उसमें कैल्शियम थोड़ा कम हो जाता है। पेजेड डिजीज़ में अब नॉर्मल बोन बनती है, ऑस्टियोब्लास्ट ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल भी ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसिस सिस्टिका में प्राइमरी और सेकेंडरी पैराथायरिज्म। प्राइमरी में पैराथायराइड ही ज़्यादा हो जाता है और वो क्या करता है कैल्शियम को ज़्यादा कर देता है और फॉस्फेट को कम कर देता है, और इसको हम ब्राउन ट्यूमर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें फाइब्रस रिप्लेसमेंट हो जाती है बोन की। और इट कैन बी ड्यू टू एडिनोमा और कार्सिनोमा। सेकेंडरी में क्या होता है कि सीकेडी की वजह से या किसी भी रीज़न की सेकेंडरी रीज़न की वजह से कैल्शियम कम हो जाता है। कैल्शियम कम होता है तो वो फिर फॉस्फेट को ज़्यादा करवाता है, इसकी वजह से हम इसको सेकेंडरी हाइपरथायरिज्म कहते हैं। उसके बाद ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स में हमने देखा था कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो कैल्शियम फॉस्फेट भी कम होंगे, उसकी वजह से वो पैराथायराइड को ज़्यादा करवा देंगे। उसके बाद हाइपरविटामिनोसिस में कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों ज़्यादा हो जाएंगे ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ विटामिन डी, और ये ड्यू टू ओवर सप्लीमेंटेशन होता है या फिर कोई ग्रैन्युलोमेटस डिजीज जैसे कि सार्कोइडोसिस।